नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के पीछे का विज्ञान समझेंगे जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। वो है ध्वनि। सोचिए जरा, संगीत और शोर में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो ये एक बड़ा फिलॉसफिकल सा सवाल लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब छुपा है फिजिक्स में, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल सी जगह से। और वो सिंपल सी चीज है, एक साधारण सा कंपन। जी हाँ, यही है असली राज। एक बच्चे की पहली खिलखिलाहट हो या फिर तूफान की जोरदार गरज, हर आवाज जो भी हमने कभी सुनी है, उसकी शुरुआत बस एक वाइब्रेशन से होती है। तो चलिए इसी कंपन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। इसे ऐसे समझिए, जैसे गिटार का तार छेड़ने पर वो तेजी से हिलता है, या जब हम बात करते हैं तो हमारे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स में एक हरकत होती है। बस यही तेजी से आगे पीछे होने वाली मूवमेंट, यही वाइब्रेशन ध्वनि को पैदा करने का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो वाइब्रेशन तो हो गया, पर सिर्फ कंपन का होना ही काफी नहीं है। हम तक वो आवाज पहुंचे, इसके लिए उस एनर्जी को एक सफर तय करना पड़ता है। और इसी वजह से साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे कहते हैं। मतलब इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की, किसी माध्यम की जरूरत होती है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक फिजिकल धक्का मुक्की है। इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी चीज के कणों से टकराना ही पड़ता है। तो एक सवाल है, मान लीजिए कि कोई दोस्त चांद पर है, क्या वहां से लगाई गई कोई भी आवाज हम सुन पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हवा ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है जो साउंड वेव्स को हम तक लेकर आए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, जैसे कि ये ट्यूनिंग फॉर्क, वो अपने आसपास के मीडियम में, मतलब हवा में, एक डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। वो हवा के पार्टिकल्स को पहले धक्का देती है और फिर वापस खींचती है। इस धक्का मुक्की से होता क्या है? हवा में दबाव के जोन्स बन जाते हैं। जहां पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, वहां बन जाता है संपीड़न यानी हाई प्रेशर का एरिया, और जहां वो फैल जाते हैं वहां बन जाता है विरलन यानी लो प्रेशर का एरिया। और मजे की बात देखिए, हवा के पार्टिकल्स की इस पूरी हलचल को हम एक वेव यानी तरंग के रूप में दिखा सकते हैं। जो संपीड़न वाले हाई प्रेशर एरियाज हैं, वो बन जाते हैं वेव का ऊपरी हिस्सा, और जो विरलन वाले लो प्रेशर एरिया हैं, वो बन जाते हैं वेव का निचला हिस्सा। देखिए कैसे एक फिजिकल घटना एक विजुअल पैटर्न में बदल जाती है। तो ये जो आगे पीछे वाली धक्का मुक्की है ना, इसी की वजह से साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी स्लिंकी को आगे की तरफ धक्का दिया हो। ये तालाब के ऊपर नीचे जाने वाली लहरों, जिन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, उनसे अलग है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि साउंड एक वेव है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस वेव की शक्ल, इसका आकार कैसे तय करता है कि जो हम सुन रहे हैं वो क्या है। किसी भी साउंड वेव के दो सबसे जरूरी गुण होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम। यही दो चीजें तय करती हैं कि कोई आवाज कितनी ऊंची या नीची होगी और कितनी तेज या धीमी होगी। फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं। जितनी ज्यादा वेव्स, आवाज उतनी ही पतली या हाई पिच होगी। और एम्पलीट्यूड का मतलब है वेव की ऊंचाई या उसकी एनर्जी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, आवाज उतनी ही तेज या लाउड होगी। तो इसका मतलब हुआ कि एक तेज तीखी आवाज की वेव बहुत जल्दी जल्दी आती है और बहुत ऊंची भी होती है, और वहीं एक गहरी धीमी आवाज की वेव फैली हुई और छोटी होती है। सिंपल है ना? अच्छा, तो साउंड वेव हमेशा सीधी लाइन में तो चलती नहीं है। लाइट की ही तरह ये भी चीजों से टकराकर वापस लौट सकती है, और जब ऐसा होता है तो हमें सुनाई देती है एको यानी प्रतिध्वनि। बस 0.1 सेकेंड। हमारे दिमाग को कम से कम इतना टाइम गैप चाहिए होता है असली आवाज और उसकी एको के बीच फर्क करने के लिए। अगर इससे कम टाइम हुआ तो हमारा ब्रेन दोनों आवाजों को एक ही मान लेता है। और हवा में साउंड की स्पीड के हिसाब से देखें तो ये 0.1 सेकंड का गैप बनाने के लिए किसी भी दीवार या पहाड़ का हमसे कम 17.2 मीटर दूर होना जरूरी है। यही वजह है कि छोटे कमरों में हमें एको सुनाई नहीं देती। और जानते हैं, आर्किटेक्ट्स इस प्रिंसिपल का बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, उनकी छतें अक्सर घुमावदार बनाई जाती हैं। ऐसा इसलिए ताकि साउंड टकराकर हॉल के हर कोने तक बराबर और साफ पहुंचे, बिना किसी फालतू की गूंज के। पर
क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे चारों तरफ ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम सुन ही नहीं सकते? जी हाँ, एक पूरा साउंड का संसार है जो हमारी सुनने की रेंज से बिल्कुल बाहर है। इंसानी कान वैसे तो एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, पर इसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। हम आमतौर पर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी ही सुन पाते हैं। हमारी रेंज से जो नीचे की फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें कहते हैं इंफ्रासाउंड। हाथी और गैंडे जैसे जानवर इससे लंबी दूरी तक कम्युनिकेट करते हैं। और हमारी रेंज से ऊपर है अल्ट्रासाउंड, जिसे चमगादड़ और डॉल्फिन इस्तेमाल करते हैं। और अब तो हम इंसान भी इसका कई तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है सोनार टेक्नोलॉजी। इसमें जहाज से पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजी जाती हैं। फिर ये वेव्स चीज़ों से टकराकर वापस लौटती हैं और बस इन्हीं लौटी हुई वेव्स से समुद्र की गहराइयों का पूरा नक्शा तैयार हो जाता है कि कहाँ क्या है, कितना दूर है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। संगीत और शोर में क्या फ़र्क है? अगर एक सुरीली आवाज़ भी बस एक कंट्रोल में चल रही वेव है, तो वो हमें अच्छी क्यों लगती है? जवाब यह है कि हमारे दिमाग को पैटर्न पसंद है। संगीत की वेव्स में एक रेगुलर, एक पहचाना हुआ सा पैटर्न होता है, जबकि शोर की वेव्स वो बस रैंडम और उलझी हुई होती हैं। तो कह सकते हैं कि ध्वनि की नींव भले ही फिजिक्स हो, लेकिन उसे संगीत बनाने का काम हमारा दिमाग करता है। वही इन सिंपल वेव्स को इमोशंस और यादों के एक खूबसूरत एक्सपीरियंस में बदल देता है।